स्वागत है आप सभी का एक बार हमारी फिर से विज्ञान की क्लास में। तो आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अभी तक जैसा कि हमने पढ़ा जल के बारे में और आज भी हम पढ़ने वाले हैं जल के बारे में ही। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जल के कुछ और नए गुणों को, जल एक विलायक के रूप में और साथ ही जल का खारापन क्या होता है। और आप इसके साथ साथ जान पाएंगे कि हम समुद्री जल से नमक को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों आप देख सकते हैं ये है जल जो हम सबके जीवन का आधार है। तो हम सब बस आज इसी के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा बच्चों आपको लगता होगा कि हम जितना भी जल है वो सब पीने लायक है, तो आज आप ये बहुत बड़ी चीज़ पढ़ेंगे कि क्या खारापन जो है खारा जल भी हम पी सकते हैं। उससे पहले हम जानेंगे कि विलायक के रूप में जल क्या होता है। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं मेरे साथ कि हम अगर जल में चीनी डालें या फिर नमक डालें, हम डालें तो क्या होता है, घोलते जाए क्या होता है, पानी में वो घुल जाता है। तो चलिए इसे हम करके भी देख लेते हैं। अगर बात की जाए जल की विलेयता की, तो मैं आपको इसमें अभी कुछ पदार्थ डालकर दिखाने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। जैसे इसमें अगर हम चीनी को डालें तो जैसे आप देख सकते हैं इसको इस तरह डाल के घोलने पर चीनी घुलना प्रारंभ हो जाती है और देखिए धीरे धीरे चीनी घुल रही है। इसी तरह से अगर इसमें हम नमक को डालें तो देखिए क्या होता है, देखिए चीनी भी इसमें घुलना शुरू हो गई है। और धीरे धीरे इसी तरह बच्चों आपने घर में बनाया होगा, ऐसे ओआरएस का घोल भी बनाया जाता है। अब हम इसमें डालेंगे चौक को। तो देखिए चौक जिसे हम खड़िया भी कहते हैं, देखिए क्या होता है। तो अब आप देख पा रहे होंगे बच्चों कि इसमें चीनी और नमक तो घुल गया, लेकिन चौक धीरे धीरे देखिए इसमें नीचे जाके तली में बैठने लगी। तो इसका मतलब है कि चीनी और नमक जो पूरी तरह घुल गए उनको हम विलेय कहेंगे। और खड़िया आप देख सकते हैं बच्चों इसमें ये देखिए तली में बैठ गई है, क्योंकि इसमें जो खड़िया यानी कि चौक है वो अविलेय है, हम उसको कहेंगे वो अविलेय पदार्थ है। और पानी जिसमें ये सारे पदार्थ हम घोल रहे हैं उसे हम विलायक कहेंगे। तो जैसा बच्चों अभी आपने देखा कि किस तरह से मैंने जल में जब नमक डाला, शक्कर डाला, घुल गया, लेकिन जब मैंने चौक को डाला तो वो पूरी तरह से उसमें घुली नहीं और वो उसके नीचे तली में बैठ गई। तो इससे बच्चों ये पता चलता है कि जल एक विलायक यानी कि घोलने वाला, तथा चीनी और नमक तो इसमें विलेय हैं जो पूरी तरह से घुल जाते हैं। इसी प्रकार जल में फिटकरी तथा अन्य अम्ल जैसे टार्टरिक अम्ल, नमक का अम्ल, ये और क्षार भी घुल जाते हैं। ताप और विलायक की मात्रा, इसका पदार्थ की विलेयता पर प्रभाव पड़ता है। तो देखिए बच्चों कुछ पदार्थ तो होते हैं ज़्यादा विलेय, कुछ होते हैं कम विलेय। लेकिन क्या होता है कि घुलने वाले पदार्थ को भी अगर हम घोलते जाए क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब वो घुलना बंद हो जाएगा। इसको आप करके देख सकते हैं अपने घरों पर। आप अगर चीनी को पानी में डालेंगे तो घुलती जाएगी, फिर क्या होगा, थोड़ी समय के बाद वो घुलना बंद हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, हम या तो दो तरीके हैं, या तो उसमें हम पानी की मात्रा, विलायक की मात्रा को बढ़ा दें तो वो चीनी घुल जाएगी। दूसरा तरीका, हम उसको थोड़ी देर के लिए गर्म कर दें। अगर हमने उसको गर्म कर दिया तो भी वो पदार्थ उसमें घुलना यानी कि चीनी घुलना प्रारंभ कर देगी। तो यानी कि इससे निष्कर्ष निकला कि ताप और विलायक की मात्रा, इन दो चीज़ों का विलेयता पर प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों आपको समझ में आ चुका होगा कि जल विलायक तो है, लेकिन उसकी विलेयता पर ताप और विलायक की मात्रा का प्रभाव पड़ता है। अब बच्चों ये सामने आपको क्या दिखाई दे रहा है, मुझे तो ये कोल्ड ड्रिंक दिखाई दे रही है। आप लोगों को भी पसंद होगी, लेकिन ये हमारे स्वास्थ्य के लिए जैसा कि बहुत हानिकारक होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें होती है घुली कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी लाभप्रद नहीं होती है। और आज आप देख रहे होंगे कि एक बॉटल तो बिल्कुल सही है, दूसरी बॉटल से खूब सारा झाग जैसी कोल्ड ड्रिंक गिर रही है। ऐसा कैसे हो जाता है? आप कोल्ड ड्रिंक बॉटल को कस के हिलाइए और फिर देखिए खोल के क्या होता है। करिएगा नहीं तो खूब सारा उसमें से आप देखेंगे तो कोल्ड ड्रिंक बाहर झाग करके बाहर निकल रही होती है। होता क्यों है ऐसा? देखिए बच्चों क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे स्वास्थ्य के लिए इसमें लाभप्रद नहीं होता, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब हम कस के हिलाते हैं तो वो और तेज़ी से बुलबुले के रूप में बाहर निकलने लगती है। यही कारण है कि जब हिलाते हैं तो पूरा बाहर झाग जैसा हमको दिखाई देने लगता है। क्यों? उसमें घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण, जो कि ज़्यादा हिलाने पर ज़्यादा बुलबुले बनते हैं और वो बुलबुले के रूप में बाहर निकलने लगती है। अब बच्चों हम आगे बात करेंगे कि जल विलायक के रूप में। तो जैसा कि अभी आपने पढ़ा था, अब इसकी ये कुछ गुण हैं। जैसा कि जब वर्षा का जल पृथ्वी पर गिरता है
तो क्या होता है, पृथ्वी की विभिन्न परतों से छनता हुआ जब वो भूमि के अंदर जाता है तो वहाँ जितने भी भूमि में उपस्थित लवण होते हैं ना, वो उसमें कुछ मात्रा में घुल जाते हैं। तो इससे जब वो छनता हुआ नीचे जाता है तो इसीलिए वहाँ के जल का स्वाद भिन्न होगा। यही कारण है कि अलग अलग जगहों के पानी का स्वाद अलग अलग होता है। तो चलिए इसे हम करके देख लेते हैं। जैसा कि बच्चों अभी आपने देखा कि जब बारिश का जल भूमि से होता हुआ नीचे जाता है तो उसके साथ कई खनिज लवण भी घुल जाते हैं, जिसके कारण पानी का स्वाद हर जगह पे अलग अलग होता है। तो चलिए इसे हम देख लेते हैं। अगर इसको हम मान लें कि ये पृथ्वी की एक परत है और ऊपर से ये कुछ खनिज लवण पड़े हुए हैं और ये इस तरह से वर्षा का जल इसके ऊपर गया तो देखिए क्या होता है। आप देख सकते हैं कि मैं इस रंगहीन पानी को डाल रही हूँ, लेकिन नीचे के पानी का रंग हरा हो रहा है। आप देख सकते हैं, जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। देखिए बच्चों, पानी जो था वो रंगहीन था, लेकिन जब इससे छन कर पानी गया तो इसके उपस्थित ये जो हरा रंग था वो इसमें घुल गया। इसी तरह खनिज लवण भी पानी में घुल जाते हैं और नीचे इस तरह से खनिज लवण से घुलता हुआ वो पानी छनता हुआ भूमि के अंदर चला जाता है। इस कारण हर जगह का स्वाद पानी का अलग अलग होता है। अब जैसा कि बच्चों अभी आपने समझा कि जल किस तरह से विभिन्न परतों से छनता हुआ जाता है और उसमें लवण घुल जाते हैं, अब हम आगे देखेंगे। जल एक सार्वभौम विलायक है। जल विलायक तो है, किंतु कुछ पदार्थ जल में ज़्यादा घुलते हैं और कुछ कम। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, चीनी और नमक तो पूरी तरह से घुल गया, लेकिन चौक पूरी तरह से नहीं घुली। तो इसका मतलब कि जैसे नमक पानी में पूर्ण विलय है, परंतु खड़िया या चौक कम विलय। यानी हम बोल सकते हैं कि कुछ पदार्थों की विलयता अधिक होती है और कुछ पदार्थों की कम। लवण कपड़े धोने का सोडा, जिसे हम सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं, ये अधिक विलय होता है। इसी तरह से खाने का सोडा, जो कि आपने घर पे भी देखा होगा, इसको भी हम पानी में डालें तो पूरी तरह से घुल जाता है और इसी का उपयोग हम घर के खानों में भी, बेकरी में ब्रेड, बिस्किट, ये सब केक बनाने में इसका किया जाता है। इसके अलावा खनिज जिप्सम, जैसे खड़िया भी मैंने आपको करके दिखाया, ये पानी में कम विलय होते हैं। तो बच्चों आपको अब विलयता पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अच्छा बच्चों, ये घुलते कैसे हैं, आज हम इनको भी समझ लेते हैं। जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे कि ये आपको कुछ छोटे छोटे से दिखाई दे रहे होंगे। ये है क्या, देखिए, ये जैसे कि आप समझिए बच्चों कि ये हैं जल के छोटे छोटे, ये हैं इसके अणु जल के। अब होता क्या है कि जब इसमें कोई चीज़ घुलनी है, हमने मान लीजिए इसमें चीनी डाली, तो बीच में जा के, मैं इसको थोड़ा डार्क कलर से दिखा रही हूँ, इस तरह से बीच बीच में इनके फिट हो जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, कोई भी चीज़ घुल जाती है। अब देख पा रहे होंगे बच्चों, ये तो ये देख रहे हो आपको, जो गहरे रंग के हैं ये हैं चीनी के कण, और जो ये आपको सिर्फ हल्के रंग के दिखाई दे रहे हैं ये हैं पानी के कण। तो ये आपस में एक दूसरे के साथ फिट हो जाते हैं और इस तरह से ये कोई भी चीज़ पानी में डालते हैं तो वो घुल जाती है। तो यही कारण है विलेयता का, कि विलेय पदार्थ के अणु और विलायक पदार्थ के अणु आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, जिससे पदार्थ वो पूरी तरह उसमें घुल जाता है। अब हम बच्चों आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ प्रश्न उठता है, गर्मी के मौसम में कम गहरे तालाबों में मछलियाँ क्यों मर जाती हैं। अक्सर ये घटना आपने देखी या सुनी होगी कि कम गहरे तालाब थे और बहुत ढेर ढेर सारी मछलियाँ अचानक से मर गई। क्या हुआ, क्या किसी ने श्राप दे दिया, या ऐसा क्या हो गया। लोग तरह तरह की भ्रांतियाँ फैलाते हैं ना, ऐसा हो गया, वहाँ ऐसा था। ये सब अंधविश्वास है। बच्चों आप वैज्ञानिक सोच रखिए, होता क्या है, जो कम गहरे तालाब होते हैं वहाँ पानी कम होता है और आपको पता है पानी में जो ऑक्सीजन होता है वो घुलित अवस्था में होता है और जो जलीय जीव होते हैं उसी को वो ग्रहण करते हैं। तो सामान्य ताप पर 100 मिली जल में लगभग 4 मिली वायु विलय रहती है। अब होता क्या है कि जल में थोड़ी मात्रा में ऑक्सीजन भी घुली रहती है, जिससे जलीय जीव श्वसन क्रिया करते हैं। अब होता क्या है कि जैसे ही पानी कम होता है और गर्मी बढ़ती है तो सूर्य की रोशनी से क्या होता है, पानी धीरे धीरे वाष्पित होता जाता है। अब पानी कम था, वाष्पित हो रहा है, तो क्या हुआ, पानी भी कम हो गया और उसमें जो घुलित वायु थी वो भी कम मात्रा में थी, तो वो और कम हो गई। तो क्या होता है, जब उनको पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो इसके कारण धीरे धीरे उनकी मृत्यु हो जाती है। यही कारण है कि कभी कभी ऐसी घटनाएं सुनने को या देखने को मिलती हैं। फिर जैसा कि बच्चों आप ये देख सकते हैं, ये एक पात्र रखा है। आप इस तरह से घरों में भी देखते हैं कि जब हम पानी को गर्म करते हैं तो उसमें से बुलबुले निकलने लगते हैं। ऐसा क्यों होता, बुलबुले क्यों निकलते हैं? आप जो भी कुछ होता है उसको देखिए और सोचिए। पानी बच्चों जैसे ही गर्म होना शुरू होता है,
धीरे धीरे बुलबुले आते हैं उसमें घुली हुई वायु के बुलबुले में बदलने के कारण, क्योंकि जब पानी गर्म करते हैं तो उसके अंदर से जो घुलित वायु होती है वो भी गर्म होने के कारण बुलबुले के रूप में बाहर निकलने लगती है, और यही कारण है कि हमको ये दिखाई देने लगते हैं। अब बात आती है जल के खारेपन की। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, क्या हर खारा पानी पीने लायक होता है समुद्र का? देखिए, अभी तक तो ऐसा नहीं था, लेकिन क्योंकि पानी की कमी हो रही है, इसको दूर करने के लिए कि ऐसी हम संकट का सामना ना करना पड़े, अब कुछ अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करके इस पानी को भी पीने योग्य बनाया जा रहा है, शोधन के उपरांत। अब हम कैसे पता लगाएं कि किसी पानी में कितने पदार्थ या कितने कम या ज़्यादा या कितना खारापन है? तो इसके लिए एक प्रयोग किया गया। नदी का जल, वर्षा का जल, कुएं का जल, अलग अलग जलों को इस तरह से छोटी छोटी कांच की कटोरियों में इकट्ठा किया गया। फिर क्या किया, इसको किया गया वाष्पित, और जब ये पानी वाष्पित हो गया तो नीचे बचे हुए पदार्थ को देखा गया। तो बच्चों, पता है क्या पता चला? कि नदी के जल में सबसे अधिक और वर्षा के जल में सबसे कम पदार्थ प्राप्त हुए। यानी कि सबसे अच्छा अगर हम बोलेंगे तो वर्षा का जल था जिसमें सबसे कम लवण घुले थे, और नदी के जल में सबसे ज़्यादा। तो 1 लीटर समुद्र के जल में लगभग 35 ग्राम खनिज लवण घुले होते हैं, जबकि 1 लीटर नदी के जल में लगभग 2 से 3 ग्राम ही लवण घुले होते हैं। अब बच्चों, बात आती है कि हम नमक कैसे प्राप्त करते हैं। आप सब नमक खाते हैं ना? तो देखिए बच्चों, नमक प्राप्त करने के लिए हमें समुद्र के पानी की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, समुद्री जल क्योंकि खारा होता है, उसमें लवण अत्यधिक मात्रा में घुले होते हैं, तो वो खारेपन का कारण लवण ही होते हैं। हम क्या करते हैं कि ऐसे इस तरह से क्यारियाँ बनाते हैं और उसमें समुद्र के जल को एकत्रित कर देते हैं और उसको काफ़ी दिनों तक छोड़ दिया जाता है। सूर्य की रोशनी से वो पानी धीरे धीरे वाष्पित हो जाता है, और फिर वहाँ पर बहुत सारा इस तरह से नमक आप देख रहे हैं इसके अंदर जमा हुआ क्रिस्टल के रूप में दिखाई देता है। फिर उसको उठा के ऐसे उठा के, दिख रहा है आपको उठे हुए ये नमक, जब ये पानी वाष्पित हो जाता है तो इसी को एक साथ इकट्ठा करके इस तरह से एक जगह रख के ढेर बना दिया जाता है। फिर इसको निर्वात वाष्पन की क्रिया के द्वारा इसको शुद्ध किया जाता है, और उसके बाद क्या करते हैं, इस नमक को आप ऐसे हम नहीं खा सकते कि नमक निकला और इसको हम खाने लगे, क्योंकि इसमें अशुद्धियाँ होती हैं। तो हमें इसे निर्वात वाष्पन प्रक्रिया के द्वारा पहले खाने योग्य बनाना होता है, और उसके बाद भी हम इसको नहीं खाते, क्योंकि इसमें ज़रूरत होती है आयोडीन की। आयोडीन की बहुत सूक्ष्म मात्रा हमारे लिए आवश्यक होती है, क्योंकि आयोडीन की कमी से बच्चों गले का एक रोग होता है घेंघा, वो हो सकता है। उससे बचने के लिए इस नमक में आयोडीन की बहुत सूक्ष्म मात्रा मिला देते हैं, ताकि हमारे शरीर को वो नमक के द्वारा प्राप्त हो जाए। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि हमें नमक किस तरह से समुद्री जल से प्राप्त होता है। तो आज बच्चों आपने क्या सीखा? आज आपने सीखा जल विलायक के रूप में, यानी कि जल विलायक इसकी कैसी इसकी विलेयता होती है। कुछ पदार्थ कम घुले होते हैं तो कुछ पदार्थ ज़्यादा घुले होते हैं। फिर आपने समझा कि जल का खारापन क्या होता है, किस वजह से होता है जल का खारापन। बिल्कुल सही बताया आपने, ये होता है लवणों के घुले होने के कारण। अब उस खारेपन को तो आपने समझा, और इसके बाद आपने समझा कि हम समुद्री जल से नमक, जो हमारी रोज़ की अनिवार्य वस्तु है, उसे हम कैसे प्राप्त करते हैं। तो चलिए अब बच्चों बारी आती है गृह कार्य की। चलिए हम देख लेते हैं जल की विलेयता। जल्दी जल्दी मुझे सोच के बताइए आंसर। जल की विलेयता क्या बढ़ाने पर बढ़ती है? अब मैंने आपको बताया था इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं, आप ताप भी बढ़ा सकते हैं या फिर विलायक की मात्रा। तो यहाँ पर आप दोनों लिख सकते हैं, यहाँ पे आप ताप भी लिख सकते हैं और साथ में ऐसे डैश लगा के विलायक की मात्रा। तो आप दोनों में से अगर कोई भी चीज़ एक बढ़ा देंगे तो विलेयता बढ़ जाएगी। फिर है समुद्री जल का खारापन किसके घुले होने के कारण होता है? बिल्कुल सही जवाब आपने दिया, लवणों के घुले होने के कारण। जल एक सार्वभौम क्या है? जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, जल एक सार्वभौम विलायक है। बिल्कुल आपको भी मेरे साथ लिखते जाना है। नमक को किसके द्वारा शुद्ध करके खाने योग्य बनाया जाता है? मैंने आपको एक प्रक्रिया का नाम बताया था, निर्वात वाष्पन की प्रक्रिया। तो इसको हम निर्वात वाष्पन के द्वारा खाने योग्य बनाते हैं। इसको बच्चों नोट कर लीजिए। फिर है सामान्य ताप पर 100 मिली जल में कितनी वायु घुली होती है?
4 मिली। इसका उत्तर है 4 मिली वायु घुली होती है। तो बच्चों अब आपको नीचे के प्रश्नों को देखना है। गर्मी के मौसम में कम गहरे तालाबों में मछलियाँ क्यों मर जाती हैं? तो आपको समझ में आ गया होगा कि तालाब कम गहरा था, पानी वाष्पित हो गया, और जब वायु की बहुत सूक्ष्म मात्रा में उसमें घुलित थी तो वायु क्या था, कम हो गई। जब पानी कम हुआ तो वायु की मात्रा भी कम हो गई। वायु मतलब ऑक्सीजन। तो क्योंकि जब हम जलीय जीवों के लिए क्या ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ना, तो हम बात यहाँ ऑक्सीजन की करेंगे। जब ऑक्सीजन उनके लिए कम है तो जिसकी कमी से उनकी मृत्यु होने लगती है। फिर अगला प्रश्न है, जल स्वादहीन होता है फिर भी भिन्न भिन्न स्थानों का स्वाद, जगहों का जो पानी होता है वो स्वाद में अलग क्यों होता है? तो जैसा कि अभी मैंने आपको प्रयोग द्वारा करके दिखाया कि जब जल विभिन्न परतों से छनता हुआ जाता है तो विभिन्न वहाँ के जो लवण होते हैं वो उसमें घुल जाते हैं, जिसके कारण पानी का स्वाद बदल जाता है। और हम जब अलग अलग जगहों पर जाते हैं तो पानी का स्वाद भी भिन्न भिन्न होता है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न था, समुद्री जल से हम नमक को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो ये बच्चों आपने पूरी प्रक्रिया को बहुत अच्छे से समझा, तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों। तो ये सारे प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिख के लाने हैं और पाठ्य पुस्तक से संबंधित करते हुए पढ़ना है। तो बच्चों अब इसी के साथ हम मिलते हैं अपनी अगले टॉपिक में, और लेके आएंगे हम कुछ नया और कुछ इंटरेस्टिंग। तो आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा, तो पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। गुड लक, धन्यवाद।